कभी दरिया के भीतर भी समंदर जाग उठता है, मिले सम्मान हीरे का तो पत्थर जाग उठता है, मिले सम्मान हीरे का तो पत्थर जाग उठता है। मेरा ईश्वर तेरा अल्लाह वो मालिक एक है सबका। मेरा ईश्वर तेरा अल्लाह वो मालिक एक है सबका। मेहरबानी हो उसकी तो मुकद्दर जाग उठता है। मेहरबानी हो उसकी तो मुकद्दर जाग उठता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस मुकद्दर को जगाने के लिए और इस सम्मान को पाने के लिए, हीरा बनने के लिए तो हम दिन रात मेहनत करते हैं। ठीक है, तो इसी स्पिरिट के साथ में जुड़े रहिए यूपीएससी हिंदी माध्यम के साथ में। कुछ शुरुआत आज की मैंने क्लास की कुछ अलग तरीके से की। आई होप आप सभी को पसंद आई होगी। तो इसी बात पर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बढ़ते हैं आज की क्लास में। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सौर मंडल को डीपली पढ़ने वाले। ठीक है, यानी कि सौर मंडल में कौन कौन से ग्रह होते हैं और उन ग्रहों की क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या क्वालिटीज है, उन ग्रहों में क्या पाया जाता है, किस प्रकार की अलग एक ग्रह दूसरे ग्रह से पृथक पहचान रखता है, वो कंप्लीट आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले इसी क्रम में सबसे पहला जो जनक तारा है उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। यानी कि क्या हो गया आपका सन। ठीक है, तो सूर्य के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात आप सभी को पता है, सूर्य से आप अगर बात की जाए ग्रह के बारे में, तो सूर्य दूरी के आधार पर सबसे पहला ग्रह कौन सा आता है? तो आपका आ जाएगा क्या? बुध। ठीक है, हाँ अभी पढ़ेंगे सूर्य के बारे में, बट मैं एक ओवरऑल एक भूमिका बना देती हूँ। तो सूर्य के पास में नजदीकी ग्रह कौन सा है? बुध। ठीक है, या दूरी के आधार पर प्रथम ग्रह कौन सा आ जाएगा? आपका बुध ग्रह आ जाएगा, दूरी के आधार पर मान लीजिए। ठीक है, या क्रम वाइज मान लीजिए। और सूर्य क्या आ गया? आपका तारा है। ठीक है, ये तो क्या है? आपके ग्रह है और सूर्य क्या है? तारा है। ठीक है, अब इसके बाद में आ जाएगा नेक्स्ट आपका ग्रह कौन सा आ जाएगा? तो आपका शुक्र ग्रह आ जाएगा। क्लियर? शुक्र ग्रह के बाद में बात करें तो हमारा आ जाएगा पृथ्वी आ जाएगा, अर्थ आ गया। क्लियर? ये भी आपका ग्रह हो गया और ये सेकंड नंबर का ग्रह, ये आपका थर्ड नंबर का ग्रह। क्लियर? इसके बाद में बात करें तो आपका आ जाएगा क्या? मंगल ग्रह आ जाएगा। मंगल ग्रह के बाद में आ जाएगा कौन सा? आपका बृहस्पति ग्रह आ जाएगा। क्लियर? अब बृहस्पति ग्रह के बाद में आ जाएगा आपका कौन सा ग्रह? शनि ग्रह। और शनि ग्रह के बाद में आ जाएगा आपका कौन सा ग्रह? अरुण ग्रह। भाई ये ऐसे है सीक्वेंस वाइज। ठीक है, बट मैं दीवार पे नहीं लिख सकती और दीवार पे लिखते लिखते मैं कहाँ जाऊंगी। ठीक है, तो यही पर बोर्ड पे मैं आपको समझा रही हूँ। ये अरुण आ गया, उसके बाद में आ गया आपका क्या? वरुण ग्रह। बस इतने ही है। ठीक है भाई, नवग्रह आपके उत्पत्ति के समय थे, यानी 4.5 अरब वर्ष पूर्व जब सौरमंडल की उत्पत्ति हुई थी, और उससे पहले 4.7 अरब वर्ष पूर्व सूर्य की उत्पत्ति हुई। ठीक है, तो उस वक्त जब 4.5 अरब वर्ष पूर्व जब सौरमंडल की यानी कि ग्रहों की उत्पत्ति हुई, तब आपका प्लूटो जो यम नामक जो ग्रह है वो भी अस्तित्व में था, लेकिन अभी 2006 के अंदर उसको ग्रहों की श्रेणी से निष्कासित कर दिया गया। किसको? प्लूटो को। ठीक है, प्लूटो या यम कह सकते हैं हम इसको, ग्रहों की श्रेणी से क्या कर दिया गया? निष्कासित कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है, ये अभी वर्तमान में ग्रह नहीं है, बोना ग्रह। क्या है ये वर्तमान में क्या है? वर्तमान में आपका ये है एक बोना ग्रह, बोने ग्रह की श्रेणी में आता है, यानी कि ये ना तो अन्य ग्रहों के समान आकार का है और ये अरुण ग्रह के परिक्रमण पथ को भी काटता था। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसको बोने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया। क्लियर? अब देखो एक सीक्वेंस वाइज हम हर एक के बारे में चर्चा करेंगे, इन सबको मिलाकर, और इनके अलावा इनके जो आपके उपग्रह है ना, उन जैसे कि ये आपका पृथ्वी का हो गया प्राकृतिक उपग्रह, आपका क्या हो गया? चंद्रमा हो गया। क्लियर? आपके मंगल ग्रह के 2 प्राकृतिक उपग्रह हैं, फोबोस आ जाएगा एक, तो एक आ जाएगा क्या आपका? डीमोस। ठीक है,
इसके अलावा बात करें तो बृहस्पति का एक प्राकृतिक उपग्रह मान लेते हैं, गैनीमीड आ गया, गैनीमीड है। इसके अलावा कैलिस्टो आ जाएगा, कैलिस्टो है। इसके अलावा लो है, लो को आयो भी कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा एक और आ जाएगा यूरोपा नामक है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। शनि का आ जाएगा आपका, शनि एक वलय ग्रह है, ठीक है भाई, इसके रिंग्स बनी हुई है। तो यहाँ पर इसका एक और आ जाएगा, क्या ग्रह, सॉरी उपग्रह आ जाएगा, तो टाइटन नामक उपग्रह आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इनके भी उपग्रह है। तो ये आपका सौरमंडल में, यानी इस सौरमंडल, इस सौर परिवार में किन किन को समाहित किया जाता है? सूर्य के ग्रह और उन ग्रहों के उपग्रहों को सम्मिलित किया जाता है। अब आप बोलोगे कि बुध और शुक्र के उपग्रह नहीं है क्या? हाँ, तो नहीं है, इनके एक भी उपग्रह नहीं है, शुक्र का भी नहीं है और साथ में बुध ग्रह का भी कोई भी उपग्रह नहीं है। ये क्लियर हो गया। तो यहाँ पर देखो, अब हम सीक्वेंस वाइज एक एक के बारे में डीपली पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग लगा देते हैं, क्या? आपका सूर्य। क्लियर। अब देखो, सूर्य की बात करें तो सभी जो ग्रह है ना, उनके लिए ऊष्मा और ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो आपका सूर्य ग्रह। तो सूर्य ग्रह क्या है? ऊष्मा एवं ऊर्जा का स्रोत है, ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत, ठीक है भाई। सभी ग्रहों पर रोशनी, सभी ग्रहों पर ऊर्जा जो हमारे अंदर प्राणवान होकर जो बोल रही है ना, वो सूर्य की मेहरबानी है, ठीक है, कि हम लोग बोल पाते हैं, चल पाते हैं, हमारे अंदर इतनी एनर्जी है। तो ये सब किसकी वजह से? सूर्य की वजह से। हम लोग खाते पीते, दौड़ते हैं, उठते बैठते हैं और या फिर हम प्रकाशमान इस पूरे वातावरण में रहते हैं, तो सूर्य की मेहरबानी है, ठीक है। तो यहाँ पर ऊष्मा और ऊर्जा का क्या है? सूर्य हमारे लिए सबसे बड़ा क्या है? स्रोत है। सबसे बड़ा क्या है? हमारे लिए स्रोत है। क्लियर हो गया। किसके लिए? पृथ्वी के लिए भी, साथ में अन्य ग्रहों के लिए। ये बात अलग है कि विडंबना है कि बाकी अन्य ग्रहों पर किसी प्रकार का जीवन विद्यमान या जीवन की अभी तक शुरुआत नहीं हुई है, लेकिन पृथ्वी पर है तो पृथ्वी के लिए भी सबसे बड़ा ऊष्मा ऊर्जा का स्रोत है। कौन है? तो सूर्य है। क्लियर। अब यहाँ पर देखो, इसके अलावा बात करें, यहाँ पर लिख दो ग्रहों के लिए, ठीक है। अगर वैसे तो वर्बली मैंने बता दिया है, पर कोई बात नहीं, आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स में से मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, पर साथ साथ में लिखते चल रहे हैं तो आप लिख लीजिए क्लियरिटी के लिए। अब यहाँ पर देखो, सूर्य है ना, सूर्य के अंदर हीलियम और हाइड्रोजन गैसों की क्या है? अधिकता है। हीलियम और हाइड्रोजन गैसों की अधिकता है। देखो, मैंने आपको जब एक तारे का निर्माण आपको थोड़ा बहुत बताया था, इतना डीपली हम लोग नहीं पढ़े, आगे क्लासेस में पढ़ेंगे कि तारा कैसे बनता है। तो सूर्य क्या है? तारा है। तो फिर से एक बार बता देती हूँ मैं कि सूर्य मतलब एक तारे के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका होता है, ठीक है। देखो, सूर्य जब एक तारे का निर्माण होता है ना, तो हाइड्रोजन और हीलियम, यानी हीलियम और हाइड्रोजन गैसों के मध्य क्या होता है, मतलब इन गैसों की प्रधानता इतनी अधिक होनी चाहिए कि आगे चलकर क्या हो जाए, ये बहुत ज्यादा ताप मतलब इनसे प्रोड्यूस होने लगे, यानी कि तापमान युक्त हो जाए, ठीक है। अब हाइड्रोजन और हीलियम गैस क्या है? यहाँ पर इनकी अधिकता है और इनकी अधिकता होने से इनमें मतलब यहाँ इस सूर्य में बहुत ज्यादा ये तापमान युक्त हो गया। अब तापमान अधिक बढ़ गया, तो तापमान अधिक बढ़ने से क्या प्रारंभ हुआ? इन दोनों के अंदर, इन दोनों में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई, यानी कि जो नाभिकीय संलयन की जो प्रक्रिया है, इनके अंतर्गत प्रारंभ हो गई। मतलब आप लोग देखते हो कि आप जैसे पृथ्वी पर जैसे एक नाभिकीय ऊर्जा है, आपने नाम सुना होगा या पढ़ा भी होगा कि पृथ्वी पर नाभिकीय ऊर्जा के लिए हम लोग किसकी खोज करते हैं? परमाणु की खोज करते हैं, ठीक है। यहाँ परमाणु एटम बम बनाते हैं, तो एटम बम में क्या होता है? नाभिकीय संलयन तो किया जाता है कि तभी तो ब्लास्ट होता है, यानी अचानक से तापमान बढ़ा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, और पृथ्वी के अंदर जो तापमान के लिए जिम्मेदार है ना, वही रेडियो एक्टिव पदार्थ, वही आपके जो परमाणु है ना, वही जिम्मेदार है। तो उनमें क्या होता है? परमाणु मतलब परम अणु, यानी एकदम सूक्ष्म अणु, जैसे छोटे छोटे कण विद्यमान है, चट्टानों के एकदम छोटे छोटे कण पृथ्वी के अंदर पाए जाते हैं। अब पृथ्वी के गर्भ की बात चल रही है कि जहाँ पे बहुत ज्यादा तापमान की अधिकता हो चुकी है, तापमान अधिक हो चुका है। अब वहां पर क्या है? हर एक सूक्ष्म से सूक्ष्म कण में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। अब उनमें अगर उन सभी परमाणुओं को इकट्ठा किया जाता है, उनमें संलयन करवाया जाता है, बहुत ज्यादा तापमान युक्त सिचुएशन में उसको रखा जाता है, तब ब्लास्ट होने की सिचुएशन बनती है, ठीक है। जब वही चीज आप देखते होंगे, जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो क्या होता है? बहुत सारे परमाणु टकरा जाते हैं और उसी वजह से जो है ज्वालामुखी विस्फोट होता है और फिर वो मैग्मा के रूप में अपन को सामने प्रकट हो जाता है। तो वैसे ही क्या होता है कि यहाँ पर क्या है? सूर्य में हाइड्रोजन हीलियम गैस बहुत सारे हैं, तो यहाँ पे परमाणुओं के अंदर क्या है? हर एक सूक्ष्म कणों के अंदर
नाभिकीय संलयन हो जाता है, यानी कि उनके इलेक्ट्रॉन्स आपस में टकरा जाते हैं, और टकराने से क्या है वहां पे ऊष्मा ऊर्जा मतलब सौर ज्वालाएं, आग की लपटें निकलने लग जाती है। अब जब आग की लपटें निकलने लग जाती है तो क्या है, ये तारे में कन्वर्ट हो जाता है। अब तारे में कन्वर्ट होने के बाद में क्या है, इसमें चमक उत्पन्न हो जाती है, ठीक है, या फिर एक एनर्जी का ये सोर्स के रूप में हमारे सामने आता है। ये क्लियर हो गई। तो नाभिकीय संलयन की वजह से यहाँ पर क्या है, ये सूर्य के अंदर मतलब ये चमक है या सूर्य ऊष्मा ऊर्जा का स्रोत हमारे लिए बन गया है, या एक प्रकाश का स्रोत हमारे लिए बन गया है। क्लियर। अब यहाँ पर देखो नाभिकीय संलयन के लिए यानी सूर्य जितना बड़ा सोर्स क्रिएट करने के लिए कितना डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए, तो देखो इसका जो है ना सूर्य की जो संरचना है, सूर्य की स्पेशली हम लोग संरचना की बात करें तो संरचना में सबसे पहला आता है क्या, केंद्र। और सूर्य का जो केंद्र है ना, उस केंद्र में कितना डिग्री सेल्सियस तापमान है, तो ध्यान देना है 15 मिलियन डिग्री। 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तापमान है, जो कि एक नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के लिए क्या है, उपयुक्त है। ठीक है। अब देखो सेल्सियस क्या है, सेल्सियस तापमान को ना सेल्सियस में मापा जाता है, तापमान को मापने का जो है ना इकाई क्या है, सेल्सियस है। अब सेल्सियस क्यों है, क्योंकि सेल्सियस नामक एक वैज्ञानिक था जिसने तापमान के मापने की इकाई की खोज करी और अपने नाम को अमर कर दिया। आप भी कर सकते हैं, अगर इन फ्यूचर में भी कुछ एक्सपेरिमेंट करते हो, कुछ खोज करते हो, तो मैं भी अपना नाम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अपना खुद का नाम दे सकते हैं। ठीक है। और यहाँ सेल्सियस नामक व्यक्ति था जॉर्ज सेल्सियस, उसने जो है तापमान मापने की इकाई खुद के नाम को ही प्रचलित कर दिया। तो इसी वजह से कोई भी तापमान है वो सेल्सियस में या सेंटीग्रेड में मापा जाता है। क्लियर। तो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस क्या है, सूर्य के केंद्र का तापमान है वर्तमान में। ठीक है। और ये नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के लिए एकदम एग्जैक्ट उपयुक्त है। ये क्लियर हो गया। अब देखो संरचना जब हम पढ़ रहे हैं, संरचना की बात कर दी, तो नेक्स्ट क्या है, ये सूर्य है ना, तो सूर्य की अगर हम देखा जाए, एक बार मैं इरेज कर देती हूँ ये। तो देखो सूर्य की अगर हम बात करें, सूर्य की संरचना की अगर हम लोग बात करें, तो सूर्य क्या है, बहुत सारी लेयर्स में क्या है, डिवाइड है। जैसे हम बात करें कि सूर्य है, किधर बना देती हूँ मैं, तो ये आपका क्या है, सूर्य है। क्लियर। अब इसकी जो फर्स्ट लेयर है ना, ये सूर्य आंतरिक रूप से ये पार्ट है ना, इसका केंद्र माना जाता है। ये इसका क्या हो गया, फर्स्ट पार्ट हो गया। संरचना बनी हुई है ना एक तरीके से, तो यहाँ पर क्या है, ये तो केंद्र आ गया जिसका तापमान कितना है, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। क्लियर। अब यहाँ पर दूसरी जो सेकंड लेयर आती है ना इसकी सूर्य की, ये क्या है इसका, ये है इसका विकिरण क्षेत्र, ये है इसका विकिरण क्षेत्र जहां से सनरेज निकलती है। क्लियर। अब यहाँ पर क्या है, ये तापमान, यहाँ पे नाभिकीय संलयन की जो प्रक्रिया है ना कंटिन्यूअसली होती रहती है। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया कंटिन्यूअसली होती रहती है। जैसे हम लोग क्या फैक्ट्रियों में जहाँ पर भी जो शस्त्र बनाए जाते हैं ना, तो शस्त्र के लिए क्या होता है, बहुत सारे जैसे मिसाइल्स बनाई जाती है, एटम बम्स बनाए जाते हैं, जिनको गवर्नमेंट अप्रूव्ड होता है वो। ठीक है, उनकी बात कर रही हूँ मैं, जो लीगल तरीके से बनाए जाते हैं, तो उनमें तो हमें कृत्रिम रूप से नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया करवानी पड़ती है, बट यहाँ पे ऑटोमेटिक होती है। ठीक है। अब ये प्राकृतिक रूप से यहाँ पर हो रही है, और ये हम लोग प्रेरित इंस्पायर्ड किससे हुए, सूर्य से, इन सब चीजों से, प्रकृति को देखकर ही। ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या है, तो ये केंद्र है सूर्य का, इसके जो सेकंड लेयर आ जाएगी वो क्या है, विकिरण क्षेत्र है। क्लियर। अब थर्ड लेयर की हम बात करें, तो थर्ड लेयर क्या कहलाता है इसका, सूर्य का, तो यहाँ पर बात करें, ये है क्या, संवहनीय क्षेत्र है, संवहनीय क्षेत्र है, ये संवहनीय क्षेत्र आ जाएगा। अब देखो फोर्थ जो लेयर है ना वो इंपॉर्टेंट है और वो ध्यान रखने योग्य है। क्या ये है, क्या, फोटोस्फीयर, इसको कहा जाता है क्या, फोटोस्फीयर कहा जाता है। फोटोस्फीयर हम लोग कह सकते हैं, और या फिर हिंदी में हम लोग कह सकते हैं क्या, प्रकाश मंडल। यानी ये जो है ना, हम लोग जो देखते हैं ना सूर्य को, आप जल चढ़ाते होंगे सूर्य के, और चढ़ाना ही चाहिए अगर आप गवर्नमेंट जॉब की एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं। भाई देखो, अगर वैज्ञानिक रूप से माना जाए तो सन की आपको विटामिन डी मिलेगा, सन से आपको एनर्जी मिलेगी। ठीक है, चलो वैज्ञानिक रूप से ही आप लोग मान लो। तो यहाँ पर क्या है, इसमें क्या है, फोटोन की अधिकता होती है। तो जब आप सूर्य को जल अर्पित करते हैं तब आप देखते होंगे कि जो आप 30 सेकंड से ज्यादा, या फिर आप जितना आपकी आंखों की क्षमता है जितना आप देख सकते हैं, लेकिन आपको जो दृष्टिगोचर भाग है ना सूर्य का, वो यही है, फोटोस्फीयर है, प्रकाश मंडल है। तो उसके अंदर तक, यानी हम लोग ऋषि मुनि वाले आंखें लेके पैदा नहीं हुए कि हम लोग इसके अंदर तक केंद्र को भी देख सके। ठीक है, हम लोग जो देखते हैं ना वो यही देखते हैं।
जो प्रकाश मंडल है ना, फोटोस्फीयर है, वही हम लोग देख पाते हैं। ठीक है, तो आपका सूर्य का जो आपका जो दृष्टिगोचर भाग है, जो देखने योग्य, वो यही दिखाई देता है हमें। अब यहीं से इसके अंदर क्या है, फोटोन की प्रधानता होती है, और यही इसमें क्या है, बहुत सारे सौर कलंक इसके अंदर हमें दिखाई देते हैं। यानी कि सौर कलंक किसको कहा जाता है भाई, कलंक मीन्स क्या होता है, धब्बा। तो यहाँ पर सौर कलंक से क्या है, ठंडे व काले धब्बे जो है ना, हमें इससे निकलते हुए दिखाई देते हैं। ठंडे व काले धब्बे, यू नो, आपकी आंखें यूं चकाचौंध टाइप में नहीं हो जाती जब हम सूर्य की तरफ देखते हैं तो, ठीक है, तो लगता है कुछ बुलबुल ऐसे उठ रहे हैं, तो वही ठंडे काले धब्बे हो सकते हैं शायद। तो यहाँ पर क्या है, ठंडे व काले जो धब्बे है ना, वो हमें सूर्य से दिखाई देते हैं, सूर्य से निकलते हैं, और वो प्रकाश मंडल से निकलते हैं, उसको सौर कलंक कहा जाता है। क्लियर। अब इन सौर कलंक में से भी क्या है, एकदम जो काला केंद्र है ना, उसको तो कहा जाता है क्या, जो एकदम डार्क दिखाई देता है, उसको तो कहा जाता है क्या, नुम्रा अम्बरा कहा जाता है, सॉरी अम्बरा कहा जाता है। और इसके अंदर जो हल्के रंग का होता है ना, उसको कहा जाता है क्या, पेनुम्ब्रा। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, हल्के रंग का जो क्षेत्र होता है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है पेनुम्ब्रा कहा जाता है। ठीक है, क्लियर, इधर लिख देती हूँ मैं, पेनुम्ब्रा कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, एम्ब्रा और पेनुम्ब्रा किसको कहा जाता है। क्लियर। अब देखो ये तो क्लियर हो गया। इसके अलावा बात करें यहाँ पर, तो ये जो है ना, मतलब आपका जो ये प्रकाश मंडल है या फिर फोटोस्फीयर है, इनसे कुछ आपके छोटे छोटे जो प्रकाशित अनगिनत कण निकलते हैं। ठीक है, प्रकाशित अनगिनत कण निकलते हैं, और इनको कहा जाता है क्या, ग्रेनूल्स कहा जाता है। ग्रेनूल्स कहा जाता है, जैसे इधर मैं लिख देती हूँ, क्या कहा जाता है, ग्रेनूल्स। तो कुछ ये शब्दावली है, ये आपको याद रखना है सूर्य से संबंधित, कि ग्रेनूल्स किसको कहा जाता है। देखो ये कोई आवश्यक नहीं है कि आपके जो है सिर्फ मेंस में पूछा जाए, ऐसा कुछ कॉम्प्रिहेंशन आपके सीसेट पेपर में भी आ सकता है। तो ये किससे रिलेटेड बातें चल रही है, सूर्य से संबंधित चल रही है, और आपके मेंस में भी जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, और ये फैक्ट्स लिखेंगे, इस प्रकार से कुछ डायग्राम बनाएंगे, तो आप क्रिएटिव, आप अच्छे तरीके से, मतलब आप अटेम्प्ट कर रहे हैं एग्जाम को। ठीक है, तो आपकी जो क्रिएटिविटी है ना, या फिर इंटेलिजेंस है, वो एग्जामिनर जज करता है। एग्जामिनर को यही चाहिए कि बच्चा कहाँ हर किस हद तक कल्पना कर पा रहा है। ठीक है, तो ये इतना क्लियर हो गया। ग्रेनूल्स ये आपके किसको कहा जाता है, जो प्रकाश मंडल के अंदर अनगिनत जो कण होते हैं ना, उनको कहा जाता है। अब देखो इतनी क्लियर हो गई बातें। इसके बाद में एक लेयर और होती है, उसको क्या कहा जाता है, इस लेयर को कहा जाता है क्या, क्रोमोस्फीयर। इस लेयर को क्या कहा जाता है, क्रोमोस्फीयर कहा जाता है। ये जो सूर्य की फिर आपके ये हो गई, फर्स्ट हो गई, सेकंड, थर्ड, ये फोर्थ हो गई, और ये फिफ्थ जो लेयर है ना, इसको कहा जाता है क्या, क्रोमोस्फीयर कहा जाता है। अब ये जो क्रोमोस्फीयर है ना, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपके कुछ एक गैसों का भंडारण रहता है, मतलब जो गैस एक तरीके से सूर्य से गैसें निकलती है, और उनको गैसों को क्या कहा जाता है, ये गैसों के जो कण होते हैं उनको क्या कहा जाता है, स्पीक्यूल कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, स्पीक्यूल कहा जाता है। इतना क्लियर हो गया। अब देखो एक पार्ट, एक लेयर और होती है इसकी संरचना में ही, लेकिन वो कब दिखाई देती है, ये सिर्फ और सिर्फ सूर्य ग्रहण के समय आप देख सकते हैं, सूर्य ग्रहण के समय देख सकते हैं, और इसको क्या कहा जाता है, कोरोना या फिर पीरियड कहा जाता है। कोरोना या फिर पीरियड कहा जाता है, और ये सिर्फ और सिर्फ सूर्य ग्रहण के समय ही दिखाई देती है। सूर्य ग्रहण के समय जो एक जाल सा नहीं दिखाई देता सूर्य के चारों तरफ, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये सूर्य ग्रहण के समय ही दिखाई देता है, सूर्य ग्रहण के समय ही दिखाई देता है, कोरोना या फिर पीरियड। ठीक है, तो यहाँ पर ये इतना आप सब समझ चुके हैं कि आपके जो सूर्य है उसकी संरचना में किस प्रकार की लेयर्स होती है, उन लेयर्स के अंदर क्या क्या चीजें दिखाई देती है, किस प्रकार की प्रक्रिया होती है। आई होप आप सभी को समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अब देखो एक चीज है यहाँ पर सूर्य से संबंधित एक महत्वपूर्ण और फैक्ट है, ऐसे तो दो तीन है, ठीक है, वही सब क्लियर करवा देती हूँ, एक बार मैं इरेज कर देती हूँ, आप सब स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। आई होप आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो यहाँ पर क्या है, सूर्य से संबंधित कुछ और फैक्ट्स हैं, वो भी हम क्लियर कर लेते हैं। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना है, और वीडियो खत्म होते ही आपके सिबलिंग्स के साथ में भी क्लासेस शेयर कर देंगे। ठीक है, क्योंकि आप भी चाहते हैं कि आपके सिबलिंग्स आगे बढ़े और आप उनको भी बहुत सारा नॉलेज हो पाए। ठीक है, और मेरा भी कुछ भला हो जाएगा। ठीक है, तो शेयर जरूर कर देना है क्लास के बाद में। अब देखो क्या है, सूर्य के अंदर सूर्य से संबंधित और कुछ अगर फैक्ट्स की चर्चा करें तो देखो सूर्य से क्या है, सूर्य से जो निकली जो किरणें है ना, सूर्य से निकलने वाली किरण, ठीक है,
सूर्य से निकलने वाली किरण या फिर सनरेज कह दो, ठीक है। और इसके अलावा जो आपकी जो मतलब कि जो एक तरीके से सौर पवन कह सकते हैं हम लोग, ठीक है, जो गर्म हवाएं चलती है ना सूर्य के आसपास से, ठीक है, तो वो आपकी सौर पवनें कहलाती है। यानी इस सोलर तंत्र में, यानी सौर मंडल के आसपास में या सोलर तंत्र में जो चलने वाली गर्म हवाएं, ठीक है भाई, गर्म ही होगी, सूर्य से निकलने वाली या सूर्य के समीप जो चलेगी वो हवाएं गर्म ही होगी, ठंडी तो हो नहीं सकती। कौन सा ये कोई अगर कोई श्रेणियों के आसपास में चल रही है, नहीं। तो यहाँ पर क्या है, ये सौर पवन या सौर आपके सौर तंत्र में चलने वाली पवनों को क्या कहा जाता है, चलने वाली पवनें, इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है कि आपके सौर पवन कहा जाता है, ठीक है। तो या तो आपके सूर्य से निकलने वाली किरण या सौर पवनें, ये क्या करती है, ये दोनों आपके किससे टकराती है, पृथ्वी के चुंबकीय प्रभाव के कारण। पृथ्वी के चुंबकीय, देखो पृथ्वी में क्या है, चुंबकीय प्रभाव पाया जाता है, ठीक है, आपको पता ही है। और ये चुंबकीय प्रभाव किसमें है, सूर्य में था, तभी तो अन्य ग्रहों में है, ठीक है, और बाकी अन्य ग्रहों में भी है, लेकिन पृथ्वी की हम लोग बात करें बिकॉज हमें पृथ्वी से ही मतलब है, ये मैंने पहले हाथ से क्लियर कर दिया था, ठीक है। तो पृथ्वी के चुंबकीय प्रभाव के कारण क्या है, इनके अंतर्गत क्या है, ये ना, ये जब ये आपकी सौर पवनें और सूर्य से निकलने वाली किरण ये कहाँ पर गिरती है, ये दोनों देखो इस प्रकार से बनाती हूँ मैं डायग्राम, तब आपको समझ में आएगा ये कहाँ गिरती है, आपके पृथ्वी के दोनों नॉर्थ पोल और आपका साउथ पोल, ठीक है। तो जब इन पे गिरती है ना तो एक चमक उत्पन्न करती है, ठीक है, ये हो गया आपका नॉर्थ पोल और ये हो गया क्या आपका साउथ पोल। तो इन जैसे आपका, या फिर मैं लिख देती हूँ यहाँ पर क्या, दक्षिणी ध्रुव और ये हो जाएगा क्या आपका उत्तरी ध्रुव। तो इन पर जब ये सूर्य की जो सोलर आपकी जो आपकी सनरेज है, तो ये जब इस पे नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे गिरती है ना, तो क्या उत्पन्न करती है, एक विशेष प्रकार की चमक उत्पन्न करती है। क्या उत्पन्न करती है, तो चमक उत्पन्न करती है। और इस चमक को क्या कहा जाता है, इस चमक को कहा जाता है क्या, अरोरा कहा जाता है। इस चमक को क्या कहा जाता है, अरोरा। तो ऐसे पूछा जा सकता है कि अरोरा क्या है, ठीक है। तो अरोरा को आप अच्छे से समझा सकते हैं, या सन से रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट्स आपके प्री में भी पूछा जा सकता है कि अरोरा क्या है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप समझा सकते हैं कि सूर्य से निकलने वाली किरण और सौर पवनें पृथ्वी के चुंबकीय प्रभाव के कारण, ठीक है, यहाँ पे रीजन क्या हो गया, पृथ्वी का चुंबकीय प्रभाव। तो इसके कारण जब ये कहाँ पर गिरती है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे गिरती है ना, तो एक विशेष प्रकार की चमक उत्पन्न करती है और उसी को क्या कहा जाता है, अरोरा कहा जाता है। आप बोलोगे मध्य में भूमध्य रेखा है, तो भूमध्य रेखा पर भी तो ये किरणें गिर सकती है, अरे गिरती तो है किरणें, लेकिन विशेष प्रकार की चमक उत्पन्न नहीं करती। अब क्यों नहीं करती, तो आपको पता है नॉर्थ पोल पे यानी कि आपको उत्तरी ध्रुव पे क्या पाया जाता है, बर्फ पाया जाता है, दक्षिणी ध्रुव पे भी क्या पाया जाता है, बर्फ पाया जाता है। तो देखो स्टूडेंट्स, ये मैं फिर से पृथ्वी इधर बना देती हूँ और ये बना देती हूँ क्या, मैं सूर्य, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जब सूर्य की जो किरणें पहुंचती है ना, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो तापमान है ना वो 0 डिग्री से आपका अक्षांशीय विस्तार या फिर कह सकते हैं अक्षांशीय व्रत कह सकते हैं, या फिर भूमध्य रेखा भी या भूमध्य व्रत इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। तो इस भूमध्य व्रत पर सर्वाधिक तापमान रहता है, क्लियर, क्योंकि सर्वाधिक सूर्य का तापमान यहीं पर रहेगा, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे पाई जाती है आपके 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांशीय रेखा, ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांशीय रेखा, ये है आपकी क्या 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशीय रेखा, क्लियर। अक्षांश देशांतर क्या है, फर्दर क्लासेस में हम लोग डीपली डिस्कस करेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है, इस क्लास में हम पूरा नहीं समझा सकते बिकॉज फिर ये जो बाकी जो कंटेंट है ना ये आपका बीच में रह जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या है आपका 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये है आपका क्या 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, क्लियर। अब देखो स्टूडेंट्स, ये जो आपका सूर्य है ना, तो सूर्य कुछ इस प्रकार से अपनी सनरेज बिखेरता है, क्लियर। सर्वाधिक तापमान कहाँ रहता है, यहाँ आपके भूमध्य व्रत या फिर 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा या 0 डिग्री अक्षांशीय व्रत पर। तो यहाँ क्या है, सबसे कम इसकी जो सनरेज है ना वो कहाँ पहुंचती है, तो आपके ध्रुवों पर, यानी न के बराबर, लेकिन पहुंचती तो है, तभी तो ये महासागरों में इन ग्लेशियर्स से क्या है पानी बर्फ पिघल कर जो है महासागरों का विस्तार हो रहा है, ठीक है। कुछ तो पहुंचती है ना कुछ हद तक, लेकिन इतना नहीं पहुंचती, मतलब साल भर वहां पर बर्फ जमी रहती है, कुछ हद तक, कुछ एकदम गर्म में, एकदम गर्मी के सीजन में, या फिर कह सकते हैं कि
मतलब कुछ हद तक ही वहां पर गर्मी होती है, बाकी ऑलमोस्ट टाइम बर्फ जमी रहती है, ठीक है, ना कोई वर्षा होती है ना किसी प्रकार का, मतलब एक टाइप की क्लाइमेट यहाँ पर रहती है और वनस्पति भी टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर जब बर्फ पर ये सूर्य की किरणें पड़ेगी, ये ठीक है, या जो सूर्य से निकलने वाली किरण और जो सोलर जो आपकी जो पवन है यहाँ पे सोलर विंड चलेगी, तो यहाँ क्या करेगी, बर्फ पर तो ऑब्वियसली बात है भाई चमक ही उत्पन्न करेगी। अगर पानी में कोई किरण आ रही है सूर्य की या कोई प्रकाश की तो चमक उत्पन्न करती है कि नहीं, तो बर्फ पर अगर कोई किरण सूर्य की आ रही है तो विशेष प्रकार की चमक उत्पन्न करेगी कि नहीं। अब चमक विशेष प्रकार की है तो उसका नाम भी विशेष प्रकार का होगा, इसी वजह से इसका नाम क्या रखा गया है, अरोरा रखा गया है। क्लियर। अब देखो क्या है, उत्तरी ध्रुव पर भी पड़ रही है चमक और दक्षिणी ध्रुव पर भी चमक आ रही है, तो इन दोनों को भी नाम में डिफरेंस दे दिया गया। क्या, तो उत्तरी जो ध्रुव पे पड़ने वाली ऐसी चमक जो उत्पन्न हो रही है ना, इसका नाम रखा गया है क्या, अरोरा बोरियालिस। क्या नाम रखा गया है स्टूडेंट्स, तो अरोरा बोरियालिस रखा गया है। क्लियर। दक्षिणी ध्रुव पे जो चमक आ रही है उस चमक को क्या कहा गया है, अरोरा ऑस्ट्रालिस कहा गया है, अरोरा ऑस्ट्रालिस कहा गया। अब याद कैसे करेंगे, जैसे मैंने याद किया है वैसे ही आप याद करेंगे। तो मैंने कैसे याद किया है, दक्षिण, भाई ऑस्ट्रेलिया कहां पर है आपका, दक्षिणी गोलार्ध में है कि नहीं, आपका सदर्न हेमिस्फीयर में आता है ना। तो भाई ऑस्ट्रेलिया जब सदर्न हेमिस्फीयर में आता है, आपका साउथ पोल की हम बात कर रहे हैं, तो अरोरा ऑस्ट्रालिस की कौन सी हो जाएगी, आपके साउथ पोल वाली हो जाएगी। क्लियर। भाई देखो यहाँ देख लीजिए एक बार, कुछ इस प्रकार से हम लोग मान लेते हैं, ये आपका है उत्तरी अमेरिका, ये आपका दक्षिणी अमेरिका, ये आपका आ जाता है क्या, कुछ इस प्रकार से आ जाता है आपका, ये आपका अफ्रीका आ जाएगा, ठीक है, ये आपका इंडिया आ जाएगा, इस प्रकार से ये एशिया हो गया, ये यूरोप हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या है, आपका ऑस्ट्रेलिया है, ये आपका अंटार्कटिका। क्लियर। अब ये जो अंटार्कटिका है ना, तो यहीं पर तो आपका साउथ पोल है, यहीं पर तो क्या है आपका साउथ पोल आ गया, तो साउथ पोल वाली जो चमक है उसको क्या कहेंगे हम, अरोरा ऑस्ट्रालिस, और आपका जो नॉर्थ पोल वाली जो चमक है उसको क्या कहेंगे, अरोरा बोरियालिस। क्लियर हो गया। आई होप किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब देखो सूर्य से संबंधित कुछ और फैक्ट्स है वो भी हम चर्चा कर लेंगे, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो माइक की व्यवस्था हो जाएगी, नेक्स्ट क्लास माइक के साथ में ही होगी, कोई दिक्कत नहीं है। एक दो क्लासेस में दिक्कत आ रही है बट आई होप आप सभी समझदार हैं और समझेंगे, पर नेक्स्ट क्लास माइक के साथ में होगी, ठीक है। तो अच्छे से क्लास एंजॉय करिए और अच्छे तरीके से पढ़िए, मतलब टेंशन लेकर नहीं पढ़ना है, ठीक है। लाइफ में बहुत सारी चीजें होती रहती है, जीवन उतार चढ़ाव का नाम है, तो ऐसे ही चलता रहता है, बट आपको लाइट रह के पढ़ना है, बिना कोई बोझ के, ठीक है, मतलब पढ़ाई को एंजॉय करना है। अब देखो बात करें तो आपका जो सूर्य है ना, तो सूर्य का व्यास क्या है, सूर्य का व्यास कितना है, तो सूर्य मतलब कितने एरिया पर, कितने क्षेत्रफल पर फैला हुआ है, ठीक है। तो सूर्य का व्यास कितना है, तो 13.9 लाख किलोमीटर है। कितना है सूर्य का व्यास, तो 13.9 लाख किलोमीटर है। क्लियर हो गया। अब देखो सूर्य की जो आयु है ना वो कितनी है, यानी सूर्य कब जन्मा था, तो सूर्य कितने वर्ष पूर्व जन्मा, तो यहाँ पर ध्यान देना है 4.7 अरब वर्ष इसकी क्या है आयु, यानी 4.7 अरब वर्ष पूर्व इसका जन्म हुआ था। क्लियर। अब देखो एक चीज है, यहीं पर नोट लगाकर लिख लीजिए ताकि एक जगह आयु रहेगी ना सबकी तो याद रहेगा। सूर्य की आयु तो हो गई कितनी, 4.7 अरब वर्ष पूर्व। अब यहाँ पर आपका जो ब्रह्मांड है ना इसकी उत्पत्ति कब हुई, तो ब्रह्मांड की आयु भी साथ में लिख लें। अब देखो ब्रह्मांड की आयु कब होती है, 13.7 अरब वर्ष पूर्व, 13.7 अरब वर्ष पूर्व। अब एक और आपको देख लेना है, एक और चीज फैक्ट याद रखें, पृथ्वी और अन्य ग्रह, पृथ्वी और अन्य ग्रह इनकी आयु कितनी है, तो इनकी आयु क्या सूर्य के समान है क्या, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों, क्योंकि सूर्य का जन्म पहले हो गया था, पृथ्वी का बाद में हुआ। अब देखो ये समझाती हूँ मैं कैसे, फिर से आप सभी कंफ्यूज होंगे मुझे पता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, टीचर का काम होता है समझाना, जितनी बार समझाने की आवश्यकता पड़ेगी उतनी बार मैं समझाऊंगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मैंने आपको क्या बताया था, बिग बैंग थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड से संबंधित थी, तो बिग बैंग थ्योरी के अनुसार मैंने क्या बताया, बहुत सारे कण थे, ठीक है, एक समय पर वो अब एक दूसरे के पास आते चले गए, ठीक है, एक दूसरे के पास आते चले गए, चिपक गए, ठीक है। मतलब बहुत सारे कण एक समझ लीजिए, जैसे मान लो बहुत सारी मिट्टी उड़ रही है, धूल मिट्टी उड़ रही है, वो जो कण एक दूसरे के पास आते चिपक जाएंगे। जैसे हम लोग देखते बाहर कहीं पे मिट्टी के कण है, लेकिन कहीं से मिट्टी उड़कर आई, थोड़ी बहुत मिट्टी उड़ी, लेकिन एक जगह पे आके ढेर होता है कि नहीं है। अब क्या हुआ, कालांतर में क्या हुआ, जैसे बिग बैंग थ्योरी में जॉर्ज
कि एक समय में क्या होता है कि इनके अंदर क्या होता है कि इनमें एक तरीके से एक गति प्रारंभ हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर इनका विस्तार मतलब एक विस्फोट होता है, और विस्फोट होने से क्या है, ये जो कण है ना ये एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं, दूर चले जाते हैं। ये कण क्या है, एक दूसरे से दूर चले गए। अब जब दूर चले गए तो इनमें से अब ये कण क्या है, ये छोटे कण नहीं है, ये बहुत बड़े कण थे, यानी बहुत बड़े बड़े खगोलीय पिंड इनसे बने। और जैसे हीलियम हाइड्रोजन गैसों का संलयन हुआ, ठीक है, नाभिकीय संलयन हुआ, हीलियम हाइड्रोजन गैसें बनी, ठीक है, और बहुत सारी गैसें उत्पन्न हुई। तो यहाँ पर क्या हीलियम हाइड्रोजन गैसें बनी, वो तो तारे बन गए, क्लियर। अब तारों के आसपास में यहाँ पर क्या है, कुछ निहारिकाएं, कुछ आकाशगंगाएं ये बन गई, क्लियर हो गया, उनमें तारों का जन्म हो गया। अब इन तारों से क्या हुआ, ये जो तारा, अब मान लेते हैं कौन सा तारा बना, ये तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो गई, कब, 13.7 अरब वर्ष पूर्व, क्लियर। अब यहाँ पर क्या है, धीरे धीरे इनमें नाभिकीय संलयन होने में भी बहुत अरबों वर्ष लग गए। अब जब अरबों वर्ष लगे तो उनमें 1 अरब वर्ष, अब मान लेते हैं ये समय था जब सूर्य का जन्म हुआ, कब, मान लो एक यहाँ पर एक विशेष प्रकार का कोई तारा था। अब ये क्या है, पहले एक क्या था, मतलब एक निष्क्रिय, मान लेते हैं खगोलीय पिंड था, ठीक है। अब यहाँ पर ये पहले क्या था, एक निष्क्रिय खगोलीय पिंड, मतलब हम लोग बात करें क्या, सूर्य के पास्ट की बात करें तो ये निष्क्रिय एक क्या था, एक निष्क्रिय खगोलीय पिंड था। इसमें क्या प्रारंभ हो जाती है, गति प्रारंभ हो जाती है। गति प्रारंभ होती है तो ये धीरे धीरे क्या है, एक शीतल पिंड ही रहता है, यानी कि एक चट्टानों पर आधारित पिंड रहता है, लेकिन शीतल रहता है, ठंडा रहता है। फिर इसमें एक द्रव, इसमें द्रव की जो है उपस्थिति देखी जाती है। मतलब ये जो आप देखते हैं ना किसी गैस को, आप किसी आप देखते हैं कोई जो बहुत सारे जैसे लैब्स होते हैं, रूम में आप देखते हैं तो गैसेस होते हैं वो लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। जब अगर उनको हटा दिया जाता है, अगर मान लो किसी पर्टिकुलर कोई एक बाउल है, ठीक है, जो आप देखते हैं बहुत सारे ग्लासेस के बाउल होते हैं, फिर उनसे ढक्कन हटाया जाता है तो वो गैस में कन्वर्ट होकर उड़ने लग जाता है, मतलब वाष्प बनकर उड़ने लग जाता है। तो यहाँ पर क्या, लेकिन वो जब एक जगह एकत्रित किया जाता है किसी पर्टिकुलर किसी बर्तन में तो वो द्रव के रूप में रहता है कि नहीं। तो यहाँ पर जब ये सूर्य, जब इसमें गति प्रारंभ हुई, शीतल पिंड बना, शीतल पिंड के बाद में इसमें द्रव की उपस्थिति देखी गई, द्रव से यहाँ पर क्या हुआ, ये गैस में कन्वर्ट हो गया। अब जब गैस में कन्वर्ट हुआ ना तो यहाँ पे हीलियम और हाइड्रोजन जो गैस है ना वो कितनी यहाँ पर उपस्थिति देखी गई, जैसे वर्तमान में कितनी है सूर्य में, तो आपके 90 से 95% है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, मतलब अधिकतर गैसें आपके हीलियम हाइड्रोजन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये जो हीलियम हाइड्रोजन गैसों की यहाँ पर क्या है उपस्थिति के कारण इसमें क्या हो जाता है, नाभिकीय संलयन। और जब नाभिकीय संलयन होता है यानी कि इनके जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जब टकराते हैं ना तो यहाँ पर क्या है, आग उत्पन्न हो जाती है, किसमें, सूर्य में, और सौर ज्वालाएं निकलने लग जाती है। और जब सौर ज्वालाएं निकली ना तो यहाँ पर क्या है, ये किसमें कन्वर्ट हो गया, तारे में कन्वर्ट हो गया, और हमने अपने तारे का नाम क्या रख दिया, सूर्य रख दिया, क्लियर। तो ऐसे तो बहुत सारे तारे हैं आसमान में, पर बहुत सारे प्रकाश वर्ष की दूरी में। प्रकाश वर्ष क्या है, जैसे धरातल पर किलोमीटर्स में हम लोग लंबाई नापते हैं और मीटर्स में ऊंचाई नापी जाती है ना, वैसे ही जब एक लाइट जब दूसरे लाइट छोर पर पहुंच गई तो उसके बीच की दूरी को लाइट ईयर कहा जाता है, प्रकाश वर्ष कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका जो हमारे जो छोटे छोटे तारे हम लोग रात्रि में देखते हैं ना वो आपके बहुत प्रकाश वर्ष दूरी पे रहते हैं और सूर्य से बहुत छोटे हैं, ठीक है। तो इसीलिए सूर्य का महत्व ज्यादा है और सूर्य एक बहुत बड़ा ऊर्जा का स्रोत हमारे लिए है, ठीक है। अब देखो हम लोग जो सूर्य के निर्माण से संबंधित पढ़ रहे थे तो सूर्य किसमें कन्वर्ट हो जाता है, तारे में कन्वर्ट हो जाता है। तारे में कन्वर्ट होने के बाद में हम इसका नाम क्या रख देते हैं, सूर्य। तो इस प्रकार से सूर्य का जन्म कब हो जाता है, यानी सूर्य एक अपने खुद के रियल फॉर्म में कब आता है, 4.7 अरब वर्ष पूर्व आता है, क्लियर। अब देखो ये तो क्लियर हो गया, लेकिन अब यहाँ पर एक चीज क्लियर नहीं हुई कि आपके पृथ्वी और अन्य ग्रहों की आयु और इसमें असमानता कैसे है, डिफरेंसेस कैसे है। तो देखो अब जब सूर्य बन चुका है, तारा बन चुका है, तो अपने स्थान पर क्या करता है, ये अपनी एक्सिस पर, अपने अक्ष पर क्या है, घूमने लग जाता है, ठीक है। तो जब ये अपनी एक्सिस पर निरंतर घूम रहा था तो मैंने आपको क्या बताया था, जेम्स जीन्स और जेफरीज की जो परिकल्पना बताई थी, तो उसमें क्या ज्वारीय परिकल्पना के अनुसार क्या बताया, ये सूर्य है, ये अपने स्थान पर घूम रहा है, ठीक है। सूर्य से बड़ा तारा इसके पास से होकर गुजरता है और उसके आकर्षण प्रभाव से सूर्य का कुछ पार्ट क्या है, इससे अलग हो जाता है, लेकिन इतना तेज गति से निकल जाता है कि वो ये जो पदार्थ जो सूर्य से अलग हुआ है जिसको
हमारे वैज्ञानिकों ने फिलामेंट नाम दिया। तो यहाँ पर क्या है, ये ना तो इसके साथ जा सका ना ही सूर्य में वापस मिल सका, तो इसके चारों ओर चक्कर लगाने लग गया। अब ये कब हुआ, ये जो प्रोसेस कब हुई, तो हुई कब, 4.5 अरब वर्ष पूर्व, ठीक है। तो 4.7 अरब वर्ष पूर्व तो सूर्य की उत्पत्ति हुई, और उसके कुछ समय बाद में 4.5 अरब वर्ष पूर्व ये अन्य ग्रह निकले सूर्य से और पृथ्वी निकली, क्लियर। बट इनके सम्मिलित भाग को फिलामेंट नाम दे दिया गया, बिकॉज अगर हम लोग पढ़ते तो अभी क्या पढ़ते हैं, हम ऐसे बोलते कुछ स्थलखंड निकला था, हाँ वही स्थलखंड, ऐसा बार बार में थोड़ी पढ़ सकते थे, तो इसीलिए इसको पर्टिकुलर फिलामेंट नाम दिया गया था, ठीक है। अब यहाँ पर और ये नाम भी जेम्स जीन्स ने दिया है। तो ये आपका आई होप सभी का ये आयु से संबंधित जो कुछ डाउट्स होंगे तो वो क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। अब बाकी इससे संबंधित कुछ फैक्ट्स हैं वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो जो आपका सूर्य है ना, तो सूर्य से संबंधित क्या है कि यहाँ पर क्या है, इनसे जैसे सौर कणों की हम लोग बात कर चुके हैं, ठीक है। सूर्य से संबंधित व्यास की हम लोग बात कर चुके हैं, आयु की बात कर चुके हैं, और ये सबसे ज्यादा क्या है आपकी ऊर्जा का स्रोत है ग्रहों के लिए, ठीक है। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखनी है, इसमें कौन सी गैसें पाई जाती है, तो आपकी पाई जाती है कौन सी, हाइड्रोजन व हीलियम गैसें पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। एक चीज आप और ध्यान रख सकते हैं, हाइड्रोजन हीलियम गैसों के अलावा जो आपका सूर्य है ये आपके लिए ऊष्मा व ऊर्जा का स्रोत तो है ही, साथ में एक पॉइंट मैं आपको बता रही थी, दिमाग से निकल गया, चलो कोई नहीं। अब हम लोग क्या है, सूर्य से अलावा हम लोग बाकी जो अन्य ग्रह है ना वो हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। बाकी आगे की क्लासेस में जब पॉइंट याद आएगा तब मैं बता दूंगी, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो सूर्य कंप्लीट हो चुका है, आई होप आप सभी को समझ में आ चुका होगा। अब देखो, अब हम लोग सीक्वेंस वाइज एक एक क्या करते हैं, हम लोग ग्रह याद कर लेते हैं या ग्रहों के बारे में समझ लेते हैं। देखो दूरी के आधार पर देखा जाए ना, तो दूरी के आधार पर ग्रह जो है ना, तो ग्रहों की जो आपके अवस्थिति है, दूरी के आधार पर अवस्थिति देख लेते हैं एक बार, फिर आकार के आधार पर देख लेंगे, ठीक है। ये आपका क्या है इधर सन, ठीक है, सूर्य, सूर्य से यहाँ पर सबसे पहला ग्रह सूर्य के दूरी के आधार पर आ जाएगा क्या आपका बुध आ जाएगा, फिर आ जाएगा आपका शुक्र ग्रह आ जाएगा, क्लियर। फिर आ जाएगा आपका पृथ्वी आ जाएगा, पृथ्वी के बाद में आ जाएगा आपका मंगल आ जाएगा, और मंगल के बाद में आ जाएगा आपका क्या, तो बृहस्पति आ जाएगा, बृहस्पति के बाद में आ जाएगा आपका शनि आ जाएगा, ठीक है। और शनि के बाद में आ जाएगा आपका अरुण आ जाएगा, और फिर आ जाएगा आपका वरुण आ जाएगा, क्लियर हो गया। अब देखो ये तो क्या है दूरी के आधार पर या फिर क्रम के आधार पर, कि क्रम वाइज भी है आपके सीक्वेंस वाइज है, और दूरी के आधार पर, सूर्य से दूरी के आधार पर ये इनका क्रम रहेगा, ठीक है। बट यहाँ पर आकार के आधार पर भी हम लोग ध्यान रख लें, आकार के आधार पर भी कौन सा ग्रह सबसे छोटा है, कौन सा सबसे बड़ा है, या फिर इस ग्रह के बाद में सेकंड नंबर पे बड़ा ग्रह कौन सा है, ये आकार के आधार पर भी हमारे द्वारा याद करना आवश्यक है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है आकार के आधार पर, देखो आपको ट्रिक बताती हूँ मैं कैसे याद करेंगे, जैसे मैंने याद किया वैसे ही बताऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी को पता है, सिंपल सी बात क्या है, बुध क्या है सबसे छोटा ग्रह, बुध क्या है सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध। तो सबसे पहले तो ले लो बुध को ही ले लो, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा ग्रह आ जाएगा, बुध आ जाएगा। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो आपका बृहस्पति, तो लास्ट में पटक दो भाई, पटक नहीं सकते हम इसको ग्रह को, तो लास्ट में रख देते हैं हम लोग इसकी अवस्थिति, तो बृहस्पति ग्रह लास्ट में आ गया, क्लियर। बुध के बाद में हम लोग बात करेंगे तो कौन सा आ जाएगा आपका मंगल ग्रह, ठीक है। अब देखो मंगल ग्रह जो है ना पृथ्वी से छोटा ग्रह है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब मंगल के बाद में देखो शुक्र और जो पृथ्वी ग्रह है ना दोनों बहनें कही जाती है, और दोनों के आकार सेम है, लेकिन थोड़ा सा बड़ा ग्रह कौन सा आ जाता है आपका शुक्र ग्रह आ जाता है। तो सबसे पहले थोड़ा सा इसको शुक्र ग्रह को हम पृथ्वी से पहले लेंगे, क्लियर। उसके बाद में आता है आपका कौन सा पृथ्वी, ठीक है। अब इसके बाद में क्या आ जाएंगे अरुण, वरुण में से ले लो, तो यहाँ पर वरुण आएगा, इनका क्रम थोड़ा सा उल्टा कर दो, वरुण आ जाएगा, फिर आपका अरुण आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों यूरेनस नेपच्यून हो गए। उसके बाद में देखो शनि जो है ना बृहस्पति से छोटा है लेकिन सेकंड लास्ट बड़ा है, ठीक है। फिर शनि ग्रह को ले लो, क्लियर। तो लास्ट में शनि बचता है। तो आई होप इस ट्रिक के माध्यम से आप सभी को याद हो गया होगा। अब हम जो है अब एक एक को हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मार्कर भी चेंज कर देती हूँ मैं, ठीक
यहाँ पर देखो, आई होप आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा और क्लास को आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे, ठीक है। क्योंकि देखो ऐसे बोरियत से पढ़ाना मेरा मकसद नहीं है, मुझे खुद को भी अच्छा नहीं लगता है, तो ऐसे हंसते खेलते लाइट रख के पढ़िए अपने आप को, बिल्कुल एकदम ये समझे कि हम लोग कोई विशेष पढ़ाई नहीं कर रहे, बस हम लोगों को अच्छा लग रहा है इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं, बस इतना ही सोच कर पढ़िए और ज्यादा फ्यूचर की टेंशन नहीं लेनी है। बिकॉज देखो परिणाम है ना, आप यूपीएससी एग्जाम देते हैं, आपके पक्ष में रहता है, आपके विपक्ष में रहता है, लेकिन आपने प्रकृति को कुछ भी दिया है ना तो वो आपके पास में लौट कर आएगा, चाहे आपने अच्छा दिया हो चाहे बुरा दिया हो। आपने कहीं पे एफर्ट्स लगाए, कहीं मेहनत करी है, पढ़ाई में की है या किसी और फील्ड में की है, तो वो आपके पास में चल कर आएगी। आपके आगे के 5 साल क्या डिसाइड करेंगे कि आप प्रेजेंट में किस चीज किस फील्ड में टाइम दे रहे हैं, ठीक है। आप यूं ही वेस्ट कर रहे हैं या फिर आप किसी फील्ड में नॉलेज गेन कर रहे हैं, तो आपके आगे के जो 5 साल है ना वो इस पर डिपेंडेंट होगी कि आप प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखो सबसे पहला ग्रह हम लोग ले लेते हैं किसको, बुध ग्रह को ले लेते हैं हम लोग सबसे पहला ग्रह, ठीक है। अब बुध ग्रह क्या है, इसका जो परिक्रमण काल है ना, यानी कि परिक्रमण और परिभ्रमण क्या होता है पहले तो हम ये समझते हैं। देखो एक तो होता है क्या परिक्रमण और एक होता है क्या परिभ्रमण, ठीक है। अब भ्रमण क्या है, भ्रमण यानी होता है क्या विजिट होता है ना, घूमना होता है, हाँ घूमना ही है इसका मतलब, ठीक है। पर घूमना क्या है, अपना घूमना नहीं है, ये घूमना किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा ग्रहों का, ठीक है। तो ये हो गया परिभ्रमण को घूर्णन भी कहते हैं, क्लियर। अब देखो परिक्रमण क्या है, आप लोग मंदिर नहीं जाते, आप कहीं भी जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, कहीं भी जाओ, लेकिन आप क्या करते हैं वहां पर्टिकुलर विशेष मूर्ति की क्या करते हैं परिक्रमा लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भगवान अल्लाह वाहिगुरु जिनके भी आप परिक्रमा लगाते हैं तो क्या करते हैं आप चारों तरफ घूमते हैं, घूमे के नहीं चारों तरफ। अब ये मूर्ति विशेष यहाँ पर है तो वैसे ही समझ लीजिए कि ये जो मूर्ति है ये क्या है सूर्य है, और सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं सूर्य चक्कर लगाते हैं, राउंड लगाते हैं, परिक्रमा यानी एक रिवोल्यूशन पूरी करते हैं। तो इस रिवोल्यूशन को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है क्या परिक्रमण, ठीक है। और जिस पथ पर ये परिक्रमा करते हैं ना उसको कहा जाता है परिक्रमण पथ, क्लियर। और यहाँ परिभ्रमण की बात करें तो सूर्य ये जो ग्रह है ना, जैसे सूर्य अपने स्थान पर घूमता रहता है वैसे भी अन्य ग्रह भी क्या है अपने स्थान पर भी घूमते रहते हैं। यानी ये जो घूमते हैं ना तो ये इस तरीके से घूमते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर सूर्य है, अब ये मैं पृथ्वी हूँ तो मैं अपने एक्सिस पर घूमते हुए ही एक अपनी जो है एक मतलब रास्ते में आगे बढ़ते हुए यूं सूर्य के एक चक्कर पूरा कर लूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, ये जो है ना ये ग्रह है, ये अपने स्थान पर जब घूमते हैं ना तो अपने अक्ष पर जब घूम रहे हैं तो उसको क्या कहा जाता है, अपने अक्ष पर घूमना उसको कहा जाता है क्या परिभ्रमण या फिर घूर्णन, क्लियर। जैसे मान लो ये है ग्रह, ये अपनी एक्सिस पर घूम रहा है, ये क्या है अपनी एक्सिस है और इस एक्सिस पर घूम रहा है, ठीक है। अब देखो अपनी जब एक्सिस पर घूमता है ना कोई ग्रह तो उससे दिनों रात बनते हैं, क्लियर, दिन रात बनते, लेकिन एक चक्कर जब उस सूर्य के चारों ओर लगा देता है, ये आ गया आपका सूर्य, तो इस सूर्य के चारों ओर जब चक्कर लगाता है तो ये इससे क्या बनता है पूरा एक वर्ष बनता है, क्लियर हो गया ना। और ये वर्ष और दिन रात की जो है ना कॉन्सेप्ट ये स्पेशली अर्थ से रिलेटेड है। और तो यहाँ पर क्या है कि ये जो परिक्रमण और परिभ्रमण में आई होप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं है आप लोग। तो बुध जो ग्रह है ना इसका जो परिक्रमण काल है ना यानी एक वर्ष सूर्य के यानी पूरा परिक्रमण ये कितने यानी सूर्य का एक राउंड कितने समय में लगाता है, तो ये 88 दिनों में लगाता है, ये बात ध्यान रखिए, ठीक है। देखो एक चीज है, इसको रिवोल्यूशन कहा जाता है परिक्रमण को, और परिभ्रमण को रोटेशन कहा जाता है, क्लियर, रोटेशन कहा जाता है। अब यहाँ पर क्या है कि ये परिक्रमण काल बुध का क्या है 88 दिन का है, यानी पृथ्वी जो 365 दिन में पूरा एक चक्कर लगाती है सूर्य के, तो ये सिर्फ 88 दिन में। अगर आप बुध ग्रह पे शिफ्ट हो जाएंगे ना तो सिर्फ आपकी एज बहुत कम हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि आप जल्दी जल्दी चक्कर लगाएंगे, जल्दी जल्दी दिन रात होगी तो आपकी एज बढ़ेगी, वृद्ध हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है हम लोग इसी वजह से बुध पर जाने की कल्पना ही नहीं कर सकते। पता है बुध पर एक और रीजन है कि बुध क्या है, बुध जो ग्रह है ना, देखो बाकी सारे ग्रह तो क्या करते हैं, जैसे मान लो यहाँ मध्य में क्या है सूर्य तारा है, ठीक है। अब सूर्य बाकी सारे ग्रह तो खुद के एक्सिस पर घूमते हुए आगे बढ़ते हैं इस तरह से, ठीक है।
लेकिन जो आपका बुध ग्रह है वो सिर्फ इस प्रकार से स्ट्रेट होकर आगे बढ़ता है, यानी सूर्य का आपका बुध का एक पार्ट हमेशा गर्म रहता है और एक पार्ट जो पीछे का एक पार्ट है वो हमेशा बर्फीला रहता है, यानी एक पार्ट पर हमेशा क्या है बर्फ जमी हुई रहती है और एक पार्ट पर क्या रहता है हमेशा उष्मा रहती है, ठीक है। तो यहीं पर क्या है, इसी वजह से क्या है यहाँ रातें तो क्या होती है, रातें बिल्कुल ठंडी होती है, ठीक है, ये ध्यान देना है, और आपका जो दिन होते हैं वो बहुत गर्म होते हैं, तो ये रहने योग्य क्या है, अनुकूल ग्रह नहीं है हमारे लिए, ठीक है। तो हम लोग कभी भी बुध पर शिफ्ट नहीं होने वाले हैं, ठीक है। तो ये आप आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट जो है ना शुक्र ग्रह, उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, बुध के बारे में कुछ विशेष नहीं है। देखो हाँ एक चीज और है, बुध और जो शुक्र है ना उनके कोई उपग्रह नहीं है, तो आप नोट्स में भी लिखते चले कि बुध जो है ना ग्रह उसका कोई भी एक भी उपग्रह नहीं है, ठीक है, एक भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। प्राकृतिक जरूर लिखे क्योंकि हो सकता है इन फ्यूचर हम लोग बुध से संबंधित कुछ अध्ययन के लिए कृत्रिम उपग्रह लॉन्च करते हैं, कोई सैटेलाइट, तो भाई कृत्रिम तो हो जाएगा ना, तो यहाँ पर क्या लिखना है, प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, एक भी क्या नहीं है, प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। किसके नहीं है, तो बुध के नहीं है, ठीक है। शुक्र से के साथ भी ऐसी स्थिति है, पर शुक्र वाले पॉइंट्स में लिखेंगे। तो देखो नेक्स्ट है हमारा शुक्र ग्रह। अब शुक्र ग्रह है ना वो आकार घनत्व और आकार घनत्व में क्या है, पृथ्वी के समान है, ठीक है। तो इसी वजह से पृथ्वी का इसको क्या कहा जाता है, पृथ्वी की बहन कहा जाता है, ये भगिनी ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि आकार में यानी कि आकार भी सेम लगता है पृथ्वी का और शुक्र का, बट शुक्र का थोड़ा सा ज्यादा है, मतलब बड़ा है आकार, ठीक है। तो यहाँ पर आकार में, घनत्व में और व्यास में कितनी दूरी पर फैला हुआ है, पृथ्वी जितनी दूरी पर ही फैला हुआ है, तो आकार घनत्व व्यास में क्या है, ये पृथ्वी के समान है, पृथ्वी के समान है, यानी इसमें लिख दीजिए पृथ्वी के समान है, तो इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। अब देखो क्या है, इसको सुंदरता की देवी भी कहा जाता है। सुंदरता की देवी क्यों कहा जाता है, तो यहाँ पर इसको सुंदरता की देवी कहने का जो कारण है वो क्या है कि ये ना इसमें बहुत ज्यादा चमकीला है, बहुत ज्यादा चमकीला है, यानी कि आपके सौर मंडल में अगर सूर्य और चंद्रमा के बाद में अगर सबसे ज्यादा चमक है ना, तो वो तीसरे खगोलीय पिंड किसमें है, आपके शुक्र ग्रह में है। तो सौर मंडल में आपके सूर्य व चंद्रमा के बाद तीसरा चमकीला खगोलीय पिंड कौन सा है, तो आपका शुक्र ग्रह है। कौन सा है, आपका शुक्र ग्रह। तीसरा चमकीला खगोलीय पिंड कौन सा है, तो आपका शुक्र ग्रह। क्लियर। अब देखो इसमें चमक क्यों है, तो वो बात करेंगे हम, उससे पहले बात कर लेते हैं सूर्य की। तो हमने बात कर ली कि सूर्य में चमक का क्या कारण है, तो चंद्रमा में क्या कारण है, भाई चंद्रमा भी उपग्रह ही है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह। अब मंगल के भी फोकस डिमोस, उनमें चमक क्यों नहीं है, तो यहाँ पर देखो आपका जो चंद्रमा है ना, मतलब हमारा चंद्रमा है ना, जो हमारा प्राकृतिक उपग्रह एकमात्र पृथ्वी का, तो यहाँ पर इसमें क्या है, चमकीली मिट्टी पाई जाती है। इसी वजह से सूर्य दिन में तो हमें चमक वैसे प्रदान करता है, उष्मा वैसे प्रदान करता है, बट रात में चमक जो प्रदान करता है ना चंद्रमा, भाई सूर्य से जो रिफ्लेक्ट होकर, जो जैसे एक दर्पण है सामने, तो दर्पण पे कोई भी प्रतिबिंब आएगा यानी सनरेज आएगी, तो वो रिफ्लेक्ट होकर हमें हमारी शक्ल दिखाती है कि नहीं, पॉलिश की हुई दर्पण में। तो वैसे ही क्या है, चंद्रमा की मिट्टी पर जब सनरेज गिरती है ना, तो वो क्या है, नाइट में, मतलब जिस ओर पृथ्वी का एक पार्ट है जहां पर क्या है, दिन है। ये मान लीजिए आप वेस्टर्न कंट्रीज है, कौन सी कंट्रीज है, तो आपके वेस्टर्न कंट्रीज है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दिन है, पर ईस्टर्न में क्या है, ईस्टर्न में तो रात होगी एक समय पर। भाई जब वेस्ट में जब भाई सन तो अपनी जगह ही है, बट आपका अर्थ ने जगह रोटेट कर ली, और फिर से वो ऐसे आगे बढ़ते हुए जब वो अर्थ जब अपना स्थान परिवर्तित करती है, तो एक जगह पर यानी ईस्टर्न कंट्रीज में क्या हो जाएगी, रात हो जाएगी। अब यहाँ पर जब नाइट शिफ्ट हुआ है, तो यहाँ पर क्या है, मतलब ये एक तरीके से यहाँ का समय में जो शिफ्ट हुआ है नाइट, ठीक है, तो यहाँ रात हो गई। अब जब रात हुई तो यहाँ पर क्या है आपका, भाई मून भी आपका जो चंद्रमा है ना, चंद्रमा भी यहाँ रोटेट कर रहा है किसके अराउंड, तो आपके एक जो है आपके अराउंड, तो इस पर सनरेज गिरेगी। क्लियर, यहाँ तक तो नहीं पहुंच पाई डायरेक्टली, तो यहाँ पर आएगी आपके सनरेज, और ये जो सनरेज, यहाँ की मिट्टी क्या है, चंद्रमा की चमकीली है, और चमकीली मिट्टी होने के कारण क्या है, वो रिफ्लेक्ट उसका कहाँ पड़ेगा,
हमारे एक अर्थ के इस साइड में, यानी ग्रीनविच रेखा की या अंतरराष्ट्रीय समय रेखा की इस साइड में, ठीक है। तो जब यहाँ पर चमक आएगी तो यहाँ क्या है, हमारे मतलब रोशनी हो जाती है ना, आपको पता ही है। तो यहाँ पर क्या है, सूर्य व चंद्रमा के बाद में अब एक शुक्र ग्रह भी ऐसा है, सौरमंडल का ऐसा खगोलीय पिंड जो भी चमकीला है। अब इसके चमक का कारण ये सन नहीं है, ध्यान रखना, इस शुक्र ग्रह की चमक का कारण सन नहीं है, क्योंकि देखो ऐसे तो फिर तो अर्थ भी चमकीली है, अर्थ में भी दिन में तो चमक रहती है प्रकाश, लेकिन वो सिर्फ प्रकाश है, वो चमकीला होने का रीजन नहीं है। शुक्र ग्रह में चमक है और वो चमक किस वजह से है भाई, चंद्रमा में मिट्टी की वजह से चमक है, सूर्य में तो चमक है ही, लेकिन शुक्र में चमक क्यों है, क्योंकि शुक्र ग्रह पर सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड के क्या है, बादल है, सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड के बादल है, और सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड के बादल के घने बादल है, ठीक है। और एक चीज और है, यहाँ पर 95% क्या पाई जाती है, तो 90 से 95% यहाँ पर CO2 गैस पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड गैस के घने बादलों की वजह से इसमें क्या पाई जाती है, चमक पाई जाती है, यानी ये चमकीला हमें दिखाई देता है। ये इतना क्लियर हो गया। तो शुक्र ग्रह का भी एक कोई भी उपग्रह नहीं है, तो ये ध्यान रखना है, शुक्र ग्रह का भी क्या नहीं है, एक भी उपग्रह नहीं है, एक भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, यहाँ पर ध्यान देना है, शुक्र ग्रह का भी क्या है, एक भी कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। क्लियर हो गया। 243 दिन का इसका परिक्रमण, आपके परिक्रमण काल होता है, और 225 दिन का क्या होता है, यहाँ पर इसका मतलब एक रोटेशन, यानी अपनी एक्सिस पर, अपने अक्ष पर घूमता है। तो सबसे लंबे दिन और रात क्या है, यहीं पर होते हैं, ठीक है। 225 दिन बहुत होते हैं भाई, 24 आवर्स में तो अर्थ भी अपनी रोटेट एक अपने एक्सिस पर रोटेट कर जाती है, लेकिन 225 दिन में अगर अपने अक्ष पर घूम रहा है तो सबसे स्लो गति भी, अपने सबसे धीरे गति भी क्या है, शुक्र ग्रह की हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे लंबी और सबसे लंबे क्या होते हैं, दिन होते हैं, सबसे लंबी रातें होती है और सबसे लंबे दिन होते हैं। तो ये ध्यान रखना, शुक्र ग्रह की सबसे लंबी रातें और सबसे लंबे दिन होते हैं, कौन से ग्रह के होते हैं, तो आपको याद रखना है, क्या आपको शुक्र ग्रह का नाम याद रह जाएगा। सबसे छोटे दिन कहाँ होते हैं, बुध पर, और सबसे लंबी रातें और सबसे लंबे दिन ना आपके शुक्र ग्रह पर होते हैं, ठीक है। नहीं, ये बुध ग्रह पे सबसे छोटे दिन नहीं होते, आपके बृहस्पति पे होते हैं, ये ध्यान रखना है, इसको छोड़ो। तो यहाँ पर क्या है, शुक्र ग्रह पर सबसे लंबी रातें होती है और सबसे लंबे दिन होते हैं, बिकॉज आपके 225 दिन का क्या होता है यहाँ पर, मतलब अपने एक्सिस पर घूमने में 225 दिन लगाता है, या रोटेशन, और 243 दिन का एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है, ठीक है। अब देखो, एक जब ये जो सूर्य है पर्टिकुलर, सूर्य के चारों ओर जब जो भी ग्रह है पर्टिकुलर, कोई सा भी ग्रह मान लो, आप बुध मान लो, है ना। अब ये बुध ने एक चक्कर पूरा लगाया, या पृथ्वी ने लगाया, ये पृथ्वी आ गया, ये आपका शुक्र आ गया। तो पृथ्वी ने अगर एक चक्कर पूरा लगाया ना, अब ये पर्टिकुलर पृथ्वी द्वारा एक परिक्रमण एक वर्ष में किया गया, जो सूर्य के पूरा मतलब लगाया गया चक्कर है, या उसमें लगा गया समय है, उसको एक सौर वर्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सौर वर्ष। एक वर्ष कंप्लीट किया तो इसको सौर वर्ष कहा जाता है। तो सौर वर्ष से संबंधित भी अगर आ जाए कहीं पे क्वेश्चन, तो आप आराम से अटेंड कर सकते हैं। क्लियर। अब देखो, क्वेश्चन तो हम मेंस में कैसे पूछे जाते हैं ना, वो आगे की क्लासेस में जब हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तब डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये इजी से क्वेश्चन नहीं होते हैं, लेकिन देखो इतना मैं आपको शुरू में डरा नहीं रही हूँ। थियरीज आप लोग कंप्लीट अच्छे से रखिए, अपने मस्तिष्क में चीजें क्लियर रखेंगे तो एग्जाम चाहे से एग्जामिनर कैसे भी पूछे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ पैटर्न आपको देखना है, बाकी आपको आंसर अच्छे तरीके से अपनी लैंग्वेज में लिखना है, ठीक है। अपनी लैंग्वेज में लिखिए, बिकॉज यूपीएससी बोर्ड तो यही चाहता है कि एक अलग मतलब हर एक टाइप की आपके पर्सनैलिटीज, हर एक बैकग्राउंड से पर्सनैलिटीज आए और इंडिया में क्या करें, अपना योगदान दे, ठीक है, कंट्रीब्यूट करें, रिफॉर्म्स करें। अब देखो, शुक्र ग्रह के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, तो अब बारी किसकी आती है, हमारे पृथ्वी की, हमारे अपने ग्रह की, जिस पर क्या है, जीवन विद्यमान है। पृथ्वी पर क्या है, आप सभी को पता है, जीवन विद्यमान है। तो पृथ्वी ग्रह की हम लोग बात करेंगे, एकमात्र जीवंत ग्रह अभी तक,
ठीक है। वैसे तो हमने मार्स मिशन भेजा है मंगल ग्रह पर, तो थोड़े टाइम में हम लोग क्या है मंगल पर शिफ्ट हो जाएंगे। हम तो क्या पता नहीं हो पाए, लेकिन अभिजात वर्ग तो हो ही जाएगा। पर जब भी हम भी पहुंचे, अगर आप पहुंच जाओ तो वहाँ पे प्लॉट्स खरीद के रख लेना। इन फ्यूचर आप लोग बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगा सकते हैं, यानी अभी तो सस्ते में मिल जाएगा, तो आगे आपकी जनरेशन फायदे में रहेगी। ठीक है, तो जमीनें धीरे धीरे महंगी हो जाएगी वहां पर जल के भी, तो आपकी जनरेशन तो फायदे में रहेगी। तो क्या है, अभी तक एकमात्र जो जीवंत उपग्रह है ना वो कौन सा है आपका, सॉरी उपग्रह नहीं ग्रह है, तो आपका जो जीवंत उपग्रह है वो कौन सा है, तो पृथ्वी है। ठीक है, अब जीवंत उपग्रह होने के पीछे कारण क्या है, यहाँ पर जैव मंडल विद्यमान है। जैव मंडल है, अब जैव मंडल के अंदर क्या क्या आता है, तो आपको पता है स्थल मंडल में जीवों को रहने के लिए क्या चाहिए होता है, स्थल तो चाहिए होता है, हवा में थोड़ी उड़ेंगे। इसके अलावा क्या है आपका जल मंडल विद्यमान है। अब जल मंडल में हवा को थोड़ी खाएंगे, स्थल को थोड़ी खाएंगे, जल पीने के लिए पानी तो चाहिए होगा कि नहीं, तो जल मंडल भी है। इसके अलावा वायुमंडल है, अब सिर्फ पानी थोड़ी पिएंगे, पेट ही थोड़ी भरेंगे, खाना खाने के बाद में क्या है भाई, ठीक है पानी पी लिया, उसके बाद में सांस तो लेंगे ना, तो वायुमंडल भी होना चाहिए। और वायु में भी उपयुक्त कैसे है, जो भाई पेड़ पौधे हैं, स्थल है, स्थल पे पेड़ पौधे उगेंगे, जल आपके और साथ में सनरेज है, तो सूर्य के माध्यम से प्रकाश संश्लेषण क्रिया करके पेड़ पौधे उग चुके हैं, तो वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेंगे, और ऑक्सीजन की वजह से क्या है यहाँ पर जीवों का विकास हो चुका है। ठीक है, तो जैवमंडल कहाँ पर विद्यमान है, आपके पृथ्वी पर विद्यमान है। क्लियर हो गया। अब देखो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, और वो कौन सा है आपका, चंद्रमा है। ठीक है, कौन सा है आपका, चंद्रमा आ गया, एकमात्र है, ध्यान रखना। प्राकृतिक तो बाकी देखो कृत्रिम तो है, बहुत सारे लॉन्च किए गए हैं इसरो के द्वारा, नासा के द्वारा, और बहुत सारी स्पेस एक्स है, बहुत सारी कंपनीज है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या है कि ये जो पृथ्वी है ना, तो पृथ्वी का मतलब पृथ्वी के क्या है, अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है, तो ये ध्यान रखना है कितने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है। अब देखो जो पृथ्वी है ना, ये पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है, तो अपने अक्ष पर ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर झुकी हुई है। अब देखो किस प्रकार से झुकी हुई है, ये मैं आपको क्लियर समझाती हूँ। अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर झुकी हुई है। ठीक है, अब देखो हमेशा से हम लोग क्या कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे मैम थोड़ा सा इसको अर्थ को टेढ़ा कर रही है, तो अर्थ थोड़ी सी टेढ़ी है, ठीक है, ये मेरा कोई फॉल्ट नहीं है। हाँ, लेकिन हम लोग समझाने के लिए नॉर्मली हम लोग क्या है भूमध्य रेखा को ऐसे बना देते हैं, लेकिन बनाना ऐसा चाहिए। ठीक है, तो यहाँ कुछ इस टाइप से है ये अर्थ, ये आपका मैं यहाँ पर बनाती हूँ। ठीक है, तो ऐसे है, ये आपकी भूमध्य रेखा है पर्टिकुलर ये, या 0 डिग्री विषुवत रेखा हो गई, और ये आपकी है क्या 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, अब यहाँ पर ये 23.5 डिग्री आपका क्या हो गया दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, ये 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, तो ये कुछ इस प्रकार से यहाँ लिख देंगे तो इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर झुकी हुई है आपका 66.5 डिग्री है, तो यहाँ ये ऐसे झुकी हुई है। अब मैं बना देती हूँ यहाँ पे क्या आपका सूर्य, तो देखो सूर्य यहाँ पर है। अब ये आ गया आपका नॉर्थ, जो डायरेक्शन आएगा अब यहाँ आएगा, यहाँ नहीं, ऐसे होगी बात। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, और ये साउथ आ गया, तो देखो ये जब नॉर्थ पे आपके 66.5 डिग्री झुकी हुई है अपने अक्ष पर, और ऐसी ही स्थिति हमें मंगल ग्रह पर भी देखने को मिलती है। ये तो क्या हो गया आपका पृथ्वी ग्रह पर ऐसी स्थिति है। ठीक है, और ये मंगल ग्रह पर भी ऐसी स्थिति देखने को मिलती है जहां पर 25 डिग्री आपके कौन झुका हुआ है, मंगल ग्रह। ठीक है, अपने अक्ष पर झुका हुआ है। ठीक है, तो ये जब घूमता है ना, तो ऐसे नहीं घूमती अर्थ, थोड़ा बहुत ऐसे घूमती है। ठीक है, अब देखो टीचर को क्या क्या करके बताना पड़ता है, तो कुछ इस प्रकार से घूमती है। तो देखो आप लोग जब देखोगे ना, तो अर्थ जो है आपके 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर जब ये झुकी हुई है ना, तो मतलब क्या हुआ, नॉर्थ डायरेक्शन ये हो गया, ये साउथ हो गया। देखो हमारे पूर्वज है ना ये चीज बोलते थे, क्या बोलते थे कि नॉर्थ में सर करके और दक्षिण दिशा यमराज की होती है, पैर करके नहीं सोना चाहिए, तो वो बिल्कुल सही बोलते थे, पर हम लोग मानते नहीं है। अब देखो नहीं मानने का असर क्या होता है, नॉर्थ डायरेक्शन में देखो हमारा जो हार्ट जो है ना, मतलब हमारे हार्ट के थ्रू हमारे ब्लड का पूरे बॉडी में सर्कुलेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, हम लोग जब नॉर्थ डायरेक्शन में जब सर करके सोते हैं, यानी कि साउथ डायरेक्शन में पैर करके सोते हैं, तो क्या होता है कि आई होप आप सभी को दिख पा रहा होगा क्योंकि लाइट जा चुकी है, लेकिन
चलो ठीक है, थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है ना। तो यहाँ पर क्या मैं क्लास को ना बंद नहीं करना चाहती, लेकिन ठीक है, मंगल ग्रह चाहे हम फिर बाकी जो बाकी अदर ग्रह है वो बाकी आगे क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन ये कॉन्सेप्ट मैं एक बार क्लियर करवा देना चाहती हूँ। तो हम लोग क्या है, अगर नॉर्थ में सर करके और साउथ में अगर पैर करके सोएंगे तो क्या होगा कि हमारे जो हार्ट से जो हमारा जो ब्लड जो सर तक पहुंचेगा ना, उसकी जो गति है और जो उसकी जो मात्रा है, क्वांटिटी है, वो ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी अर्थ नॉर्थ में झुकी हुई है, फिर नॉर्थ में हम लोग सर करके सोएंगे तो हार्ट जो है ज्यादा बढ़ेगा, और वो हार्ट जब सर में ज्यादा जाएगा तो ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक और वो जब और क्या लकवा, पैरालाइज, ऐसी समस्याएं देखने को मिलती है और ऐसी समस्या होती भी है, ठीक है। तो आई होप ये सभी क्लियर समझ में आ चुका है। पृथ्वी ग्रह को हम विशेष तरीके और ज्यादा डीपली हम आगे क्लास में पढ़ेंगे, बिकॉज अभी लाइट जल चुकी है। तो आई होप आप सभी समझोगे। तो क्लास को मैं यही एंड करती हूँ, बाकी अदर जो ग्रह है उनके बारे में भी नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। खुश रहें, पढ़ते रहे, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।